सीरीज आरसी सर्किट बेसिकली इसमें जो है जब हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो जब हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे उस समय आप किन किन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, देन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड schematic of series RC circuit, its phasor diagram, and formula for reactance, impedance, current, and power factor, and power as well. अब ये देखें हम कि जो सीरीज आरसी सर्किट है वो कैसा होता है। तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक सिंगल फेज एसी सोर्स है, ऑब्वियसली साइनोसॉइडल सोर्स। उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है और एक कैपेसिटेंस लगा है। ये सब सर्किट के एलिमेंट्स हैं। बेसिकली जो कैपेसिटेंस है वो एक कैपेसिटिव लोड्स बहुत कम है। मेनली जो हमारे पास लोड्स हैं यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो हैं इंडक्टिव लोड्स, क्योंकि मोटर लोड जो है वो डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर से हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे पास कैपेसिटिव लोड्स बहुत सारे हैं। आपने कभी देखे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबीज वगैरह होंगी उसमें कैपेसिटेंस लगे होते हैं, सिरेमिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो और पहले भी मैंने बताया था कि उनके जो यूनिट्स हैं वो फेरड्स हैं या माइक्रोफेरड्स या पिकोफेरड्स में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो कैपेसिटेंस है वो जस्ट उसका इंडक्टेंस का अपोजिट है। यानी चूँकि इंडक्टिव लोड्स जो है वो हमने देखा था कि जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा रिएक्टिव पावर उतनी ज़्यादा होगी। यानी इंडक्टेंस का इफेक्ट यदि सर्किट पे ज़्यादा है, यानी बहुत सारी मोटर्स लगी हैं सर्किट में, ऐसा हम कह लें। जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें मोटर लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो उस लोड के कारण उस जो फेज शिफ्ट है यानी सर्किट रेजिस्टिव नहीं रहा है ना। तो जब फाई बढ़ जाता है और फाई जब बढ़ जाता है तो कॉस फाई की वैल्यू यानी पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा फाई होगा, हमने पढ़ा था कि जो ये है हमारा एक्टिव पावर है दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये मैंने पहले भी बताया था। और रिएक्टिव पावर है V आई साइन फाई। तो जब हम एक्टिव पावर इज रियली द यूजफुल पावर, जो हमें जैसे मोटर की बात करें, यदि हम फैन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो एक्चुअल में कन्वर्ट करती है दैट इज P। इसीलिए इसे हम रियल पावर या यूजफुल पावर भी कहते हैं या ट्रू पावर भी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो cos फाई है, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? cos जीरो की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जैसे जैसे cos फाई बढ़ते जाएगा, ठीक है, यानी फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही रियल पावर की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए हम ये कोशिश करें कि जो फाई की वैल्यू है दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। लेकिन यदि प्योर इंडक्टिव लोड है तो उसमें 90 डिग्री है। और आरएल सर्किट में हमने पढ़ा था कि जब उसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो वो फाई से कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में इन फेज क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज जो है वो एक फेज में होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है जो इंडक्टिव सर्किट है वो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी जो इंडक्टेंस के कारण जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है उसे हमें कम करने के लिए एक कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इसे कंपनसेट कर पाए। तो वो एलिमेंट जो है वो कैपेसिटिव है। तो हमने
इसीलिए हम कैपेसिटर्स लगाते हैं। जब सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैपेसिटर बैंक्स होती हैं और जो लोड के एंड पे है वो कैपेसिटेंस लगाना उसी इंडक्टेंस के जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस लगाते हैं। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, और जितने भी पैरेलल कैपेसिटेंस भी हम लगाएंगे इसके बाद, तो पहले इसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो 10 मिनट, इस सर्किट में बेसिकली जो करंट होगा दैट विल बी सेम। जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आई, वही रेजिस्टेंस में से जाएगा और वही कैपेसिटेंस में से भी जाएगा। तो करंट की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्किट, इसलिए हमने जब फेजर डायग्राम बनाए तो हम करंट को एज ए रेफरेंस ले लें। फेजर डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपके पास कॉमन है, जो चीज़ दोनों एलिमेंट्स में या तीनों एलिमेंट्स में कॉमन है, उसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। और फिर जो चीज़ें चेंज होती है, जैसे यहाँ पर करंट कॉमन है, यानी करंट दोनों में से सेम फ्लो हो रहा है, इसलिए हम करंट को एज ए रेफरेंस लिया। यहाँ पर रेड लाइन से आप देख सकते हैं करंट को हमने एज ए रेफरेंस लिया हॉरिजॉन्टली। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो वो आर में से जाएगा, ठीक, रेजिस्टेंस में से गया। तो रेजिस्टेंस में सब जब जाएगा तो यू कैन रिमेंबर कि हमने ये पढ़ा था कि जब रेजिस्टिव केस होता है, जो प्योर रेजिस्टिव केस होता है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। इसीलिए यहाँ पर फेज डिफरेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो करंट के ऊपर ही हम वोल्टेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो वी आर को हमने करंट के साथ में ही बना दिया। अब फिर करंट आगे बढ़ा, ठीक है, करंट आगे बढ़ा, कैपेसिटर में गया, तो उस करंट के कारण जो कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा होगा। प्योर कैपेसिटेंस के केस को आप याद कर सकते हैं, वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर जो वोल्टेज है वो लीड, जो करंट है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो जब हम लीड करते हैं, कोई भी क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी से लीड करती है तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है, और जब लैग करती है तो वो क्लॉकवाइज मूव करती है। तो वोल्टेज जो है वो लैग करता है और करंट लीड करता है, इसीलिए हमने इसको ये डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं। तो और वैसे भी यदि हम एक एक्सिस बनाते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस का और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो बेसिकली हम फेजर डायग्राम भी इसी एक्सिस में बना रहे हैं, इसी एक्सिस डायग्राम पर बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट डायग्राम पर बना रहे हैं। तो जब हम नीचे की ओर मूव करेंगे तो वो जो है वो लैग करेगा, तो वो क्वांटिटी लैग करेगी जो नीचे की ओर मूव करेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो चीज़ मूव करेगी वो लैग कर रही है। तो वोल्टेज यहाँ पर लैग करता है, तो जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज है दैट विल बी मूविंग, दैट विल बी लैगिंग फ्रॉम द करंट। अब जो टोटल वोल्टेज है वो फेजर सम है किसका, क्योंकि जो वोल्टेज है वो इन दोनों में कंज्यूम हो गया है। जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कंज्यूम हुआ, कुछ पार्ट कैपेसिटेंस में कंज्यूम हुआ है। इसलिए जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर या फेजर रिजल्टेंट जिसको हम कहेंगे, वो V होगा और इन दोनों का फेजर सम होगा। तो VR जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, जो वर्टिकली दिख रहा है, दैट इज VC मीन्स माइनस VC, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है फेजर सम है वो हमारा टोटल अप्लाइड वोल्टेज होगा। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि VR और VC दोनों के जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा। पर यहाँ इस केस में यही वोल्टेज जो है हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन है इस कैपेसिटिव सर्किट का। तो बेसिकली हमें यही याद रखना है
कि जो कैपेसिटेंस है वो इंडक्टेंस का अपोजिट बिहेव करता है। जब इंडक्टेंस में लैगिंग करंट था, यहाँ पर करंट लीड करता है। तो इस वेवफॉर्म डायग्राम से भी हम देख सकते हैं, जो हमने यदि ये वेवफॉर्म्स हैं, ये जो पर्पल वेवफॉर्म है दैट इज़ ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म, तो उसको हमने वी एम साइन ओमेगा टी नाम दिया है, ठीक है। अब जब हम करंट की वेवफॉर्म बनाएंगे तो यदि हमने वोल्टेज को का जो जीरो है उसको ज़ीरो पर लिया, ठीक है, लेकिन जब करंट की बनाएंगे तो देखा हमने कि करंट इज लीडिंग, तो जब करंट लीड करता है तो इसका जीरो, जो करंट की वेवफॉर्म है उसका जीरो इसके पहले आएगा। तो ये हमने यहाँ पर लीडिंग बनाया है, और ये जो करंट की वेवफॉर्म है इसका जो फॉर्मूला है दैट इज आई एम साइन, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जो इंडक्टेंस था उसमें हमने माइनस फाई लिया था क्योंकि करंट वॉज लेगिंग, और यहाँ पर हमने करंट लीड करते हुए लिया है, यानी पहले करंट का जीरो आएगा उसके बाद वोल्टेज का जीरो आएगा, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई। तो जो हमने वेवफॉर्म ये फेजर डायग्राम बनाया था उसमें भी ये वाला जो एंगल था माइनस वी सी, ये आई, ये वी आर, ये वाला जो एंगल है ये जो हमने फाई बनाया था दैट इज फाई। तो ये एंगल ही ये जो फेज शिफ्ट एंगल है, यदि हम वेवफॉर्म्स के रूप में देखें तो वो ये एंगल हमें दिखेगा दैट इज द फेज शिफ्ट एंगल। और याद रखें कि करंट लीड करता है कैपेसिटेंस के केस में, और चूंकि ये प्योर कैपेसिटेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है सर्किट में, इसीलिए जो है वो 90 डिग्री ना होकर 5 डिग्री से लीड कर रहा है। अब इसके जो परफॉर्मेंस इंडाइसेस हैं, जैसे इम्पीडेंस है, पावर है, करंट है, ये हम निकालते हैं। तो फिर से रेफरेंस के लिए हमने हमारा फेजर डायग्राम लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यदि इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, दैट विल बी, ये फाई है, और V जो रिजल्टेंट है यदि उसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो V विल बी द फेजर सम ऑफ, यदि हम इसे फेजर एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो कितना होगा, V R वेक्टर माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस J, 90 डिग्री है दैट्स वाई J, और क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस J एंड वेक्टर VC। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा इसको दिखाने का एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि हमें इसका जैसे हम ये V इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, माइनस J 1 अपॉन आई इंटू एक्स सी, ठीक है, ये आई इंटू एक्स सी हो गया क्योंकि करंट इंटू रिएक्टेंस, अगेन ओम्स लॉ जो हमारा था, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर माइनस J आई इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई वेक्टर, सॉरी दैट वाज आई वेक्टर, तो
आई वेक्टर माइनस जे, यदि हमें इसे प्लस करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई जे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आई इंटू जे अपॉन आई वेक्टर अपॉन जे ओमेगा सी। तो जे स्क्वायर, जे की वैल्यू होती है -1, तो जे स्क्वायर कितना हो गया, जे स्क्वायर की वैल्यू, जे की वैल्यू होती है √-1, जे स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, √-1 इंटू √-1, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब ये वाला जो है जे एंड जे दैट विल बी -1, तो ये जो माइनस प्लस जे स्क्वायर का जो -1 है वो मिलकर आई आर माइनस जे स्क्वायर आई अपॉन अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक, तो V वेक्टर इज इक्वल टू आई आर प्लस जे आई वेक्टर अपॉन ओमेगा सी, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर तो अब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस जे, सॉरी यहाँ पर हमने दैट वाज प्लस, और यहाँ पर जे आएगा, नीचे जे आएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो V स्क्वायर क्या होता है, इसको हम आई जेड स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, सॉरी ये था I, तो I बाहर आ गया है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, अभी हम इसको 1/ओमेगा सी को एक्स ही लिख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा एक आरसी सर्किट के लिए। तो जब z की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम कैपेसिटिव इम्पीडेंस कह सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा V अपॉन Z, तो I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। अब जब हमारा अब हमें फाई निकालना है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और करंट का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमारे पास V है और इम्पीडेंस भी है। अब हमें निकालना है फाई। तो जो हमारा फेजर डायग्राम था दैट इज वी आर आई वी, ये हो गया फाई, ये हो गया माइनस वी सी। तो टेन फाई इज इक्वल टू माइनस वी सी अपॉन टेन फाई इज इक्वल टू माइनस वी सी अपॉन वी आर, मीन्स फाई इज इक्वल टू टेन फाई इज इक्वल टू वी सी की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, आई अपॉन, माइनस को लगा लेते हैं, आई अपॉन ओमेगा सी और आई इंटू आर। तो ये हो गया हमारा टेन फाई
इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, और फाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स -1 upon omega c r. That will be our formula for phi. तो हमारे पास करंट आ गया, इम्पीडेंस आ गया है, ठीक है। अब हम वी आर निकालना चाहते हैं और वी सी निकालना चाहते हैं, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो वी आर की वैल्यू होगी आई इंटू आर। इसमें कोई करंट आपके पास है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो वहाँ दी हुई होगी, और वी सी इज इक्वल टू होगा आई इंटू एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। जे तो ठीक है, लेकिन ओमेगा जो है हमारे पास होगा 2 पाई एफ सी, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू दी है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो और पावर फैक्टर कॉस फाई, मैंने पिछली बार पावर फैक्टर का इम्पोर्टेंस बताया था। तो लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होगा, वहाँ पर जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं, आरएल सर्किट की बात करते हैं, तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, क्योंकि करंट लैग करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो करंट लीड कर रहा है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और जो उसका जो इफेक्ट है इंडक्टेंस का, उसको नलीफाई करने के लिए या उसको कंपनसेट करने के लिए ही हम लोग जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो, क्योंकि फाई की वैल्यू आपके पास है, और जो कॉस फाई होगा दैट विल बी लीडिंग, ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें फिर से P की वैल्यू, P हमारे पास वही वी आई कॉस फाई, और R इज इक्वल टू जो रिएक्टिव पावर है दैट इज वी आई साइन फाई, और जो अपरेंट पावर है दैट इज S, तो V इंटू आई, ये हमारे पास जो अपरेंट पावर की वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर्स की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस इंडाइसेस हैं, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे थोड़ा से हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। A capacitive reactance of 4 ohm is connected in series with a resistance of 5 ohm. Whole circuit is connected to a single phase supply of 220 volt 50 hertz. तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इम्पीडेंस करंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि कनेक्टेड है, ये हमारा एक सर्किट हो गया, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस कनेक्टेड है सिंगल फेज सप्लाई के साथ में, एसी सप्लाई के साथ में, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 5 ओम, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यानी एक्स सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, एक्स सी की वैल्यू 4 ओम है, आर की वैल्यू जो है वो 5 ओम है, और ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ में कनेक्टेड है। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई। तो कुल मिला के ये एक सीरीज सर्किट है, आरसी सीरीज सर्किट। इसमें हमें निकालना है इम्पीडेंस की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो फिर करंट निकालेंगे, फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और पावर फैक्टर। तो Z की वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू रिमाइंड करें हम उस फॉर्मूले को, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर,
तो z इज इक्वल टू हो गया, r की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू 25 प्लस 16, तो ये हो गया हमारे पास z की वैल्यू हो गई 6.4 ओम्स। ठीक है, अब यह है z यानी इम्पिडेंस आ गया। करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज v बाई z, यहां से आप करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर निकालना है कैपेसिटेंस, तो एक्स सी इज इक्वल सॉरी करंट की वैल्यू हो जाएगी v अपना v जो v की वैल्यू हमारे पास क्या है 220 वोल्ट अपॉन 6.4, तो ये हो गया हमारे पास, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी, जस्ट मिनट, दैट विल बी अराउंड 220 डिवाइडेड बाय 6.4, तो ये हो जाएगा 34.37 एम्पियर्स, ये हो जाएगा करंट। एक्स सी अब हमें निकालना है, ये करंट आ गया है। अब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है, हमें एक्स सी दिया हुआ है, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, मीन्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू एक्स सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और एक्स सी की वैल्यू है हमारे पास 4, तो सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस वन, तो 795.4 माइक्रोफेरेड, 795.4 माइक्रोफेरेड, इतनी वैल्यू कैपेसिटेंस की हो जाएगी। पावर फैक्टर हम यदि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना चाहें तो अब हमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम जानते हैं वेरी सिंपल, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम निकाल चुके हैं 34.37 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 5 ओम्स, तो वी आर हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस हो जाएगा 34.37 इंटू 5, तो ये आ गया 171.85 ओम, सॉरी वोल्ट, दैट इज वोल्ट, तो वी आर। नाउ ये हो गया हमारा वी आर। वी सी निकालना चाहें तो आई इंटू एक्स सी, तो अगेन 34.37 इंटू एक्स सी की वैल्यू हमें है 4 ओम्स, तो दैट विल बी अराउंड 137.48। वीसी की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी, और cos फाई की वैल्यू हम जानते हैं फेजर डायग्राम से, आई है ये हमारा वी आर है, ये माइनस वी सी है ना, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, वी सी इज इक्वल टू होता है आई एक्स सी, और ये हमारा v है, v इज इक्वल टू आई इंटू जेड, तो यदि ये फाई एंगल है तो ये इसका बेस हो गया, और जो v है दैट इज हाइपोटेनियस, यानी वो कर्ण हो गया, और ये हमारा आधार हो गया इस फाई के लिए, ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं
तो आई आर अपॉन आई जेड, तो यदि हम cos फाई की वैल्यू को लिखेंगे तो आई आर अपॉन आई जेड मीन्स आई एंड आई कैंसिल हो जाएंगे तो आर बाई जेड। तो जेड की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू है 5 अपॉन 6.4, तो cos फाई हो जाएगा 5 अपॉन 6.4 0.78। ये हमारा पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू होगी, और ये होगी लीडिंग, क्योंकि कैपेसिटिव लोड है इसलिए ये जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग नेचर का होगा। यदि इंडक्टेंस होता तो वो लैगिंग नेचर का होता। तो इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और जो कैपेसिटिव आरसी सीरीज आरसी सर्किट है उसके जो परफॉर्मेंस को हम मेज़र कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू।